हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, दैट इज मोनोटोनोसिटी। लिख लो मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी दैट इज ब्रैकेट में लिख लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो लिखो इफ अ फंक्शन इज strictly increasing, if a function is strictly increasing, if a function is strictly increasing in the interval, let's say I1, then for any x1 comma x2 belonging to I1, then for any x1 comma x2, दो वैल्यूज ली x की, that belongs to I1, x2 greater than x1 implies fx2 greater than fx1। देखो पढ़ो क्या समझ में आया। उसने बोला है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना तो क्या होगा। देखो इंक्रीजिंग वैसे इंग्लिश से समझ में आता है, इंग्लिश मतलब बढ़ना, मतलब x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हम राइट की तरफ मूव करेंगे ग्राफ में तो y बढ़ना चाहिए। तो वही ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए हमारा, ये याद रखना। अभी मैं इंक्रीजिंग केवल इंक्रीजिंग बताऊंगा, बट अभी मैंने स्ट्रिक्टली बोला है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, इसने बोला है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल I1, एक इंटरवल है I1, लेट्स से 2,3 मान लिया। मैंने कहा उसके अंदर इंक्रीजिंग कब बोलूंगा मैं, अगर मैं उस इंटरवल में से कोई भी 2x उठाऊं, कोई भी 2x उठाए और अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 को fx1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफिकली देखें, हम इसको ग्राफिकली देखें तो लेट्स से ये मेरा हो गया फंक्शन। दिख रहा है कि अगर मैं राइट हैंड साइड मूव करूंगा तो जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना, इधर इक्वालिटी भी नहीं है, मतलब ये कर्व फ्लैट भी नहीं हो सकता कहीं। ठीक है ना, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा ही बोल देता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं केवल इंक्रीजिंग में क्या होगा कि लिख लो, पहले पूरा लिख लो। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंक्रीजिंग, इन द इंटरवल I1, then for any x1 comma x2 belonging to I1, सेम चीज वही, x2 greater than x1 implies what? सोचो खुद सोचो, अगर केवल इंक्रीजिंग बोला, मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा कि वो बढ़ेगा या फिर बराबर रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। केवल इंक्रीजिंग मतलब या तो वो कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x2 greater than x1 implies fx2 greater than equal to fx1। ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है ना, अभी हम इसको डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेट करेंगे कुछ टाइम में, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। सिंपली ये x बढ़ाएंगे तो y बढ़ना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, देखो मैंने बोला इंक्रीज करना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, इसके बाद मैंने फ्लैट ले लिया और ये कर दिया। खुद सोचो क्या ये डेफिनेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है? हाँ कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने x1 को यहां लिया, x1 को यहां लिया, अब मैंने बोला कि x1 और मैं x2 दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, देखना ग्राफ पे। जैसे ऊपर वाले में अगर मैंने x1 लिया इधर और x2 कहीं भी ले लो आगे, पक्का fx2 fx1 से बड़ा ही आएगा, बराबर भी नहीं आएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इफ यू टेक x2 हियर या फिर इधर, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो मैंने उसी रीजन में ले लिया x2 जब फंक्शन कांस्टेंट है, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, fx2 fx1 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर इक्वालिटी लगाया है। और अगर मैंने x2 ये कांस्टेंट इंटरवल के बाहर लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, fx2 ग्रेटर देन fx1। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो इधर इक्वालिटी नहीं आएगा, मतलब फंक्शन बढ़ना ही चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए। और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इक्वालिटी विल होल्ड, अगर बराबर भी है तो भी हम उसको इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। गॉट इट। चलो अब क्या करें, इसी डेफिनेशन में हम डिक्रीजिंग का कर लेते हैं। तो तुम लोग अलग से लिखना, मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, क्या उल्टी चीज हो जाएंगी, मतलब x बढ़ाने से y घटना चाहिए। अब तो मेरा क्या होगा, जैसे मैं इस ग्राफ को तो रब कर देता हूं
और बाकी डेफिनेशन में मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, ठीक है, बाकी डेफिनेशन में इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखना, ठीक ना, तुम लोग अलग से लिखना। क्या लिखोगे? अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैं इधर चेंज कर रहा हूं, डिक्रीजिंग, अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल I1 देन फॉर एनी x1, x2 बिलोंगिंग्स टू I1 x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज, उल्टा हो जाएगा, अब x1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, दिस इज माय डिक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, ठीक है। अच्छा अब इधर भी चेंज कर देते हैं, इफ फंक्शन इज इन डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं है, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल I1 देन फॉर एनी x1, x2 बिलोंगिंग्स टू I1 x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, fx1 बड़ा होगा, ठीक है ना, तो fx1 ग्रेटर देन fx2, मतलब बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जांपल क्या हो गया, अब ये मेरा लेट से मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, फिर कांस्टेंट ले गया, फिर ग्राफ नीचे कर दिया, यू कैन सी दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड दिस इज सिंपली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए या कांस्टेंट रहे, बढ़ना नहीं चाहिए ग्राफ, इंक्रीज नहीं करना चाहिए बस। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्या है कि जैसे हमने तो इंटरवल की बात कर ली कि एक इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे जज करते हैं, अब हम एक पॉइंट का डिस्कशन और ले लेते हैं, हालांकि कुछ है नहीं, कुछ नया, सिंपल चीज है। मैंने बोला एक फंक्शन है, उसको मैं एट सम पॉइंट लेट्स से x इक्वल टू x1 पे इंक्रीजिंग कब बोलूंगा? मैंने बोला, लिख लो, चलो मैंने बोला इफ अ फंक्शन fx is increasing at let's say at x is equal to x1, तब क्या होगा? एक पॉइंट पे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर चेक करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं? एक बहुत छोटा h लूंगा, लिमिट जैसे मैंने बोला h टेंड्स टू 0 प्लस, h टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, मैंने लिख लिया x1 माइनस h टू x1 प्लस h। देखो h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, मैंने 0 प्लस लिखा है बिकॉज अदरवाइज ये इंटरवल गलत हो जाता है, बिकॉज इधर मुझे छोटा नंबर लिखना है, इधर बड़ा नंबर लिखना है। तो मैंने क्या बोला, अगर एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होना चाहिए? ऐसे मान लो कि लेट्स से मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो इसके जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कम होना चाहिए, इसके जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू थी उससे, ठीक है। और डिक्रीजिंग उल्टा हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि एक पॉइंट पे कैसे हम डिसाइड करें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ए इंटरवल ओनली, जैसे अब मैंने क्या किया, एक तरीके से उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया ना, बट मैंने बोल दिया कि h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तुम तो बेसिक डेफिनेशन पे स्टक करो कि भाई इंक्रीजिंग मतलब x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज fx2 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1, और स्ट्रिक्टली होगा तो इक्वालिटी नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली मतलब नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, स्ट्रिक्टली मतलब केवल बढ़ ही रहा है, बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुआ फंडा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखो अब जैसे मैंने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं। फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो अपनी खुद की डेफिनेशन है बेसिक, कि भाई x बढ़ाने से y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, x बढ़ाने से y घट रहा है तो डिक्रीजिंग। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो, मैंने लिखा इफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना ध्यान से सुनना, इफ fx इज डिफरेंशिएबल। अब मैंने कंडीशन डाल दिया कि चलो अगर डिफरेंशियल भी है साथ में, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का f' का यूज करेंगे टू फाइंड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ fx। तो मैंने लिखा इफ fx इज डिफरेंशिएबल, if fx is differentiable then the function fx will be increasing, short में लिख रहा हूं increasing if fx is differentiable, और इंटरवल लिख लो, लिखना है तो if fx is differentiable in the interval let's say I1,
then function fx will be increasing if f dash x is greater than equals to 0 for all x belonging to I1. ठीक है, देखना इधर इक्वालिटी लगाई है मैंने, इधर इक्वालिटी लगाई है। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं दोबारा, पहले एक स्ट्रिक्टली इसके लिए लिख लेते हैं एक बार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तब मैं दोनों को बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो इधर दोबारा लिखो, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल I1, देन सेम चीज कॉपी करना है, देन द फंक्शन एफ एक्स विल बी strictly increasing if f dash x greater than equals to 0 for all x belonging to I1, कॉमा। अब बताओ, अब सोचो इधर क्या लिखूं मैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने एग्जैक्टली सेम लिखा है। ठीक है ना, अभी तक तो मैंने एग्जैक्टली लिखा है, इधर भी f dash x greater than equal to 0 बोल रहा हूं, इधर भी f dash x greater than equals to 0, तो फिर डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस? सोचो, थोड़ा पॉज करके खुद का ब्रेन यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद तो कोई सेंस, मतलब फिर यूज नहीं होगा, ब्रेन का यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मैंने बोला अभी तक मैंने जो इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन लिखी कि f dash x greater than equals to 0 होना चाहिए, इधर भी मैं बोल रहा हूं f dash x greater than equal to 0 होना चाहिए। तो फिर अंतर क्या हो गया हमारा? तो मतलब इसमें मुझे कुछ, इस जो नीचे डेफिनेशन लिखी है मैंने, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कैसे, पहले ग्राफिकली बताता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगा। लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और लेट्स से चलो ऐसे ले लिया ग्राफ। ठीक है, एक दिए ग्राफ लिया मैंने, और एक मैंने ग्राफ लिया लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यू। दोनों में अंतर है, ये मैंने ग्राफ लिया है, इसमें ये फ्लैट है। ठीक है, इसमें ये सिनेरियो, लेट्स से मैंने ये प्योर एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है ना, और चलो एक काम करते हैं, अपन इसको भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, एंड सो ऑन, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देखना ध्यान से, इस पॉइंट इधर इसकी हेल्प से मैं बताऊंगा। जैसे मुझे मान लो इंटरवल 1 से 2 दिया इसके लिए, फिर मैं क्या लिखा है मैंने कि f dash x greater than equals to 0 होना चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो बेटर एग्जांपल नहीं होगा। तुम तो एक काम करो, बेसिक मतलब अपन ग्राफिकली एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स से मैंने ये ग्राफ लिया, ऐसा लिया। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है इस डेफिनेशन के हिसाब से देखना। मैंने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर मुझे पता करना है कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर f dash x greater than equals to 0 आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और इधर मैं लिख रहा हूं कि f dash x greater than equals to 0 आ गया, with some more requirement I will say कि the function is strictly increasing। अब इन दोनों ग्राफ की मदद से एक बार तुम लोग सोचो कि क्या करा है मैंने, इधर एक फ्लैट लाइन बनाई है, इधर नहीं बनाई है। तो क्या है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, क्या कि जिन पॉइंट पे f dash x 0 हो रहा है ना, सुनना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक डेफिनेशन है। बाकी थियरी में मोनोटोनिसिटी में कुछ भी नहीं है, इतना ही है बस। ठीक है ना, बाकी तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और कुछ एक दो पॉइंट होंगे बीच में तो बताऊंगा। मैंने क्या बोला कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f dash x greater than equals to 0, बिल्कुल करेक्ट है। इफ यू विल सी कि इसका डेरिवेटिव थ्रू आउट द नंबर लाइन इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम सोचो कि 0 इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग हो क्या रहा है, इक्वल टू करस्पॉन्डिंग यहां आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग ये इतना इंटरवल आ रहा है, इस पूरे इंटरवल के लिए f dash x 0 है, इसमें एक पॉइंट के लिए 0 है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे f dash x 0 है। तो कैसे मैं रिलेट करूं, तो वो लिखूं मैं पहले, फिर तुम समझना कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, लिखता हूं, फिर तुम लोग एक बार खुद से सोचो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको आगे की डेफिनेशन फर्दर प्रोसीड करता हूं। द फंक्शन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू I1 एंड द पॉइंट्स corresponding to f dash x equals to 0 and the points corresponding to f dash x equals to 0 should not lie in an interval, should not lie in an
interval, that is they should be discrete values, they should be, यही मेन पॉइंट है इसमें जो मैंने एंड के बाद लिखवाया ना, एंड दे शुड, दैट इज दे शुड बी डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है वो बोल रहा है कि जहां, ठीक है, दोनों में f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात। तो उसने बोला कि जो जहां f डैश एक्स 0 हो रहा है ना दोनों में, जैसे इस केस में और इस केस में, तो इस केस में तो जब 0 हो रहा है वो एक इंटरवल के लिए आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने 1, ये ले लिया 2, तो एक इंटरवल है, भले ही वो कितना छोटा हो, बहुत छोटा इंटरवल हो चलेगा, 0.00001 से लेके 0.0000001 ऐसे लगा दिया मैंने, बहुत छोटा इंटरवल ले लिया। उसके लिए भी अगर डेरिवेटिव 0 है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली, सॉरी इंक्रीजिंग बोलूंगा। लेकिन अगर केवल डिस्क्रीट वैल्यूज पे अगर f डैश एक्स 0 है तो अब मैं क्या बोलूंगा, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ? भले ये डिस्क्रीट वैल्यू इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट डिस्क्रीट वैल्यू में इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूं फिर बताता हूं, ठीक है? तुम लोग पॉज करो और इसको कॉपी करो। मैंने क्या बोला कि जो जहां f डैश एक्स 0 हो रहा है ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज आना चाहिए, मतलब एक इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसका मतलब जैसे मैं ऐसे बना सकता हूं, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, फिर लेट से मैंने ऐसे बना दिया, फिर लेट से मैंने ऐसे बना दिया, तो यू कैन सी कि इस पॉइंट पे ये एक इंटरवल नहीं है, केवल x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएट, सॉरी डेरिवेटिव 0 आ रहा है। फॉर एग्जांपल सिमिलरली अगर मैंने इधर एक पॉइंट लिया, लेट से 1 है ये, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव है 0, इसके आसपास तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मतलब इसके आसपास देखूंगा तो डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव ओनली। सिमिलरली हियर आल्सो एट डिस्क्रीट पॉइंट, लेट से दिस इज 2, भले ये कितने भी हो, इनफाइनाइट हो, ऐसे चलेगा, बट जो क्या बोलते हैं अपना, जहां f डैश एक्स 0 हो रहा है ना वो इंटरवल होना चाहिए, वो इंटरवल नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब इसमें एक डिस्क्रीट वैल्यू आना चाहिए। बट इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें भी f डैश एक्स 0 है, बट इसमें वो एक इंटरवल में 0 है f डैश एक्स, इसमें क्या है, एक डिस्क्रीट वैल्यूज पे f डैश एक्स 0 है, ठीक है ना? आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये लाइन मत भूलना, दोनों में ही हम f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। बट अगर मान लो क्वेश्चन आया कि जैसे क्या करेगा, एक फंक्शन दे देगा, उसमें लैम्डा डाल दिया, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक दे दिया fx इज इंक्रीजिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही हम f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। बट ये देखेंगे कि f डैश एक्स 0 जिस पॉइंट पे हो रहा है वो एक इंटरवल आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग, अकॉर्डिंगली विल डील, आई मीन गेटिंग इट। और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट, और बीच बीच में और भी चीजें हैं थियरी की थोड़ी बहुत, जैसे मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना? और कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं बेस्ड ऑन मोनोटोनिसिटी, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, उसके बाद फिर हम कुछ अच्छे एडवांस लेवल, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, एक टर्म और है, पहले एक टर्म और लिख लो, उसके बाद मैं इस पे आता हूं। इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तुम लोग पूरा लिखना, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और एक होगा इंटरवल ऑफ डिक्रीज। सिंपल कुछ नहीं, एक टर्म है जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज। वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, डेफिनेट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से ही हो रहा है, मतलब वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीज करे और वो इंटरवल जिसमें फंक्शन डिक्रीज करे। तो इसको लिख लो, बिकॉज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आता है कि फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज या फिर फाइंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना? तो लिख लेते हैं द इंटरवल in which मतलब x की वैल्यूज, the interval in which the function increases, that's it। और इधर आ जाएगा the interval in which the function decreases, that's it। इसका खास कोई यूज नहीं, वो तो इसलिए बता दिया कि आता है क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली ये टर्मिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? और फिर धीरे धीरे वी विल मूव ऑन टू हायर लेवल। तो क्वेश्चन है, और कल के लेक्चर में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे, नो अपडेट्स फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट अपडेटेड मी द क्वेश्चंस, ठीक है? दैट इज नॉट गुड, योर लॉस नॉट माय लॉस। इसलिए फिर मैंने सोचा था एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो √3/2 mod x वाला, mod sin x वाला, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो फिर मैंने कहा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, जाने दो, अपना काम है कंप्लीट करना, सिलेबस कर देते हैं। लिखो, फाइंड
interval of decrease, interval of increase for fx is equal to x square minus ln x. उसने बोला इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालो और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालो फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है. स्टार्ट करें, कैसे करें? तो डेरिवेटिव की मदद लेंगे कि फंक्शन इंटरवल ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको. तो मैंने बोला f डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर से आया 2x माइनस 1/x. ठीक है, अच्छा फिर मैंने इसको एलसीएम लिया तो 2x, अब बेसिकली इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. अब मैं लेट से पहले इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकाल रहा हूं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. अच्छा फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो 2 कॉमन लिया, उसको बाहर भेज दिया, तो हो गया x स्क्वायर माइनस हाफ, मतलब x माइनस 1/√2 इनटू x प्लस 1/√2 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब हम जो इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, बेसिक इनइक्वालिटी, क्या करते हैं? एक नंबर लाइन पे पहले रूट्स को लोकेट करते हैं. ठीक है, और रूट्स क्या है मेरे? 0, 1/√2 और माइनस 1/√2. फिर क्या करते हैं? राइट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव. और अगर किसी पर्टिकुलर टर्म पे, लीनियर फैक्टर पे इवन एक्सपोनेंट होती है तो उस रूट को क्रॉस करते वक्त साइन चेंज नहीं करते हैं. बट इधर तो सारे लीनियर टर्म्स पे ऑड पावर है, दैट इज 1, तो साइन चेंज होगा. रूट्स को क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ है इसमें भी. अच्छा तुम खुद सोचो मैंने अभी इसमें क्या गड़बड़ की है एट प्रेजेंट मोमेंट. क्या मैं, चलो ऐसे बोल रहा हूं, क्या मैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज लिख दूं क्या 1/√2 से इंफिनिटी एंड माइनस 1/√2 से 0? जस्ट थिंक इट. सोचो, फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन में ln x इन्वॉल्व है. ठीक है ना, ln x है, इसका मतलब ऑफकोर्स जब हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकाल रहे हैं तो उसके डोमेन में ही तो निकालेंगे, डोमेन के बाहर क्यों जाएंगे? उधर ग्राफ ही नहीं है. तो वी हैव टू एनालाइज एक्चुअली फॉर x ग्रेटर देन 0. तो मैं इस इंटरवल की तो बात ही नहीं करूंगा, ये मैंने गलत मार्क किया है. ओके, दिस आई हैव डन रॉन्ग, तो इसको मैं मार्क ही नहीं करूंगा. दिस मच इज सफिशिएंट, क्योंकि मेरे को एनालिसिस करना है फॉर x ग्रेटर देन 0. द रीजन इज x बेसिकली ln का आर्गुमेंट है, ln का आर्गुमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो बस अब देख लो, डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव है? 1/√2 से इंफिनिटी. तो मैं क्या लिखूंगा? इंटरवल ऑफ इंक्रीज. क्या आ जाएगा मेरा? अच्छा अब इधर भी एक छोटा सा पॉइंट है, देखना बताता हूं मैं. ये तो हो गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये हो गया मेरा 0 ओपन से 1/√2 क्लोज. अच्छा अब कोई बोलेगा सर 1/√2 इंटरवल ऑफ इंक्रीज में भी आ रहा है, डिक्रीज में भी आ रहा है. तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि तुम क्या करो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे के बारे में सोचो, फिर देखो 1/√2 आएगा या नहीं. खुद बोलोगे कि हाँ आना चाहिए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन क्या थी? किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो मेरा ग्राफ है और लेट से मैंने बोला कि ये मेरा ग्राफ है, दिस इज x इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब मैंने बोला कि 1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट मैं मोनो वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखता हूं कि उस पॉइंट पे फंक्शन, जैसे मान लो इंक्रीजिंग है तो उसके जस्ट बाद मतलब फॉर h टेंड्स टू 0 x प्लस h पे, लेट्स से x इज इक्वल टू x1 1 पे चेक कर रहा हूं तो 1 प्लस h पे फंक्शन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो वो पॉइंट मेरा इंक्रीजिंग के इंटरवल में आएगा, इसलिए मैंने इधर इंक्रीजिंग के इंटरवल में लिखा 1/√2. सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज देखेंगे तो 1/√2 क्या होगा एट दैट पॉइंट, उसके पहले क्या होगा, मेरा फंक्शन बड़ा होगा 1/√2 से, तो क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो याद रखना, ऐसा नहीं करना है कि 1/√2 एक जगह क्लोज लगाया एक जगह ओपन लगाया, कहीं भी एक जगह लगा दो, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं. इंटरवल ऑफ इंक्रीज में भी आएगा 1/√2 पे क्लोज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज में भी आएगा. जनरली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया इसको. ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे. पॉज करो, इसको कॉपी करो. एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, दैट आई विल टेल बाय एग्जांपल. y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5. फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो डेरिवेटिव निकाला y डैश f डैश x, कितना आया मेरा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. सो 6 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब रूट्स दिख रहे हैं 1 एंड 2 आर द रूट्स, तो इसको मैं प्लॉट करता हूं. तो दिस इज 1 दिस इज 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके,
अच्छा, अब मैंने बोला सुनना, जैसे अब इसमें भी गलती क्या करते हैं बच्चे वो बताऊंगा पहले, सो दैट तुम लोगों को दिमाग में याद रहेगा। मैंने बोला इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, चलो इंटरवल ऑफ डिक्रीज पहले लिखते हैं, वो सिंपल है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज। इसमें कोई गलती नहीं करते बच्चे, वो बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज इज 1 क्लोज से 2 क्लोज, विच इज परफेक्टली करेक्ट। 1 क्लोज से 2 क्लोज में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, क्योंकि ये बेसिकली जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, ये मैंने एफ एक्स का साइन नहीं लगाया, दीज आर बेसिकली द साइन ऑफ, क्योंकि एफ डैश एक्स को प्लॉट कर रहा हूं ना मैं, दिस इज एस आई जी एन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना। 1 और 2 पे 0 है, तो 1 पे भी आएगा इक्वालिटी, 2 पे भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर इंटरवल ऑफ इंक्रीज बोला ना, अब देखना मैं लिख रहा हूं, फिर सोचना कि ये गलती क्यों है। मैंने बोला माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी, दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, दिस यूनियन दिस, इज इट करेक्ट? बहुत छोटा सा पॉइंट है जो मिस हो रहा है। क्यों बोलेगा, रीजन देते हैं अलग अलग बच्चे, जैसे सर नहीं 1 पे ओपन लगा दो, 2 पे ओपन लगा दो, दोनों पे ओपन लगा दो, नो, वो तो क्लोज ही आएगा, 1 और 2 पे क्लोज ही आएगा, ये पक्की बात है। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि आई शुड नॉट मेंशन इट लाइक दिस वे, आई शुड राइट इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 2 से इंफिनिटी, आई शुड नॉट से यूनियन। अब सोचो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, एंड यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कि x बढ़ाने पे y बढ़ेगा, मतलब वो चीज यूज करो कि x, if x2 is greater than x1 then fx2, sorry, if x2 is greater than if x2 is greater than x1 then fx2 is greater than fx1, वो चीज यूज करो। जैसे मान लो गड़बड़ कैसे होगी ऐसे लिखने में, मान लो जैसे मेरा इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा, लेट्स से मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब सुनना, लेट्स से पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, 1 2 लेट्स से 3 और लेट्स से 4 और ये लेट्स से इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब दिख रहा है इधर, जैसे इसको मैं 0 ले लेता हूं, जैसे इंटरवल ऑफ इंक्रीज एक तो 0 to 1 है और एक 3 से 4 है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने बोला कि दिस यूनियन दिस, तो मैं x1 x2 कहीं से भी ले सकता हूं इस इंटरवल में, बस अगर मैंने x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 fx1 से बड़ा आना चाहिए, वो डेफिनेशन अगर फॉलो हुई तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब मैंने क्या किया, इसको वायलेट करने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, ये कंडीशन कैसे वायलेट हो रही है उसके लिए ध्यान से सुनो। मैंने एक काम किया, हाँ देखो मैंने क्या लिया, लेट्स से ये ले लिया मैंने एक पॉइंट, लेट्स से दिस इज हाफ, इस पे वैल्यू ये है, ओके। और मैंने x1 लिया और मैंने x2 क्या ले लिया, लेट्स से ये देखो, अब वायलेट, अब समझ में आ गया होगा, ये मैंने x2 लिया, मैंने क्या किया, एक x1 इस इंटरवल से उठा लिया, एक x इस इंटरवल से उठा लिया, क्योंकि उसने तो ये बोला कि ये पूरे इंटरवल में, दिस इज 1 इंटरवल ना, मतलब यूनियन करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक ही इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वो ऐसा क्लेम कर रहा है, अगर मैंने ऐसा माना ये करेक्ट लिखा है तो। बट अब देखो अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ क्या वायलेट हो रहा है डेफिनेशन हमारा इंक्रीजिंग का, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इस केस में x2 ग्रेटर देन x1 है, बट देखो ध्यान से fx2 इज लेस देन fx1, देखो ये नीचे आ रहा है ना पॉइंट, ये लेट्स से दिस इज y एक्सिस, तो दिस इज, ये पॉइंट इधर आ रहा है, ये पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो उल्ट गलत हो गया ना। हाँ, अगर मैं दोनों x1 x2 इस इंटरवल में लूं और x1 x2 इस इंटरवल में लूं तो फिट हो जाएगा, तो आई शुड राइट दिस एंड दिस इंटरवल सेपरेटली एक्चुअली, कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजेस दिस एंड ऑल्सो इंटरवल ऑफ इंक्रीजेस दिस, नॉट लाइक यूनियन ऑफ दीज टू। आई होप समझ में आ गया हो ग्राफिकली मैंने जो समझाना चाहा, ठीक है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट जब इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं डिटेल में तो फिर हम क्यों मिस करें इसको, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक छोटा सा बहुत बेसिक क्वेश्चन, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज, बहुत ही बेसिक, फॉर एफ एक्स वेयर, अब एक लेट से मुझे ग्राफ दिया है और ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस,
ठीक है ना, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट मान लेता हूं अपने हिसाब से, लेट्स से दिस इज -5, दिस इज लेट्स से 3, दिस इज लेट्स से 4, और चलो इसको पीक में और कहीं बनाता हूं, इसका पीक इधर बनाता हूं, 1 मिनट, वेयर विद मी, ठीक है, लेट्स से दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 0, एंड लेट्स से दिस इज 4 हो गया, इसको 5 कर देते हैं और इसको 4, ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा इंपॉर्टेंट चीज तो लिखी रही, दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ f डैश x, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज। जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ये नहीं बोला, बहुत बहुत बेसिक चीज है बट स्टिल गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बोला व्हाट इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो वो क्या बोलते हैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज, देखना ध्यान से, 2 से लेके 3 एंड 4 से लेके इंफिनिटी, बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये ग्राफ fx का नहीं है, हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर fx बताना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ f डैश x, तो हमें तो ये मतलब है कि f डैश x पॉजिटिव कहां है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहां है, बस उससे मतलब है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, इट इज -इंफिनिटी से -5 एंड लेट्स से 5 से इंफिनिटी, दिस एंड दीज आर द 2 इंटरवल ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखने मिला हमें कि हम fx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x के साइन से डिसाइड करते हैं, SIGN, ना कि f डैश x के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से या फिर साइन ऑफ fx से। समझ में आया? मैंने बोला लिख लो इसको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर of fx is decided by SIGN, sign of fx, sign of f dash x, not on sign of fx, not on sign of fx, and also not on इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ f डैश x। चलो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, नॉट ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ f डैश x। समझ में आया? अगर fx का इंटरवल ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज मुझे देखना है तो मैं उसमें fx का साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, fx पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, f डैश x डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे केवल और केवल f डैश x के साइन से मतलब है, SIGN, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट था, बताना जरूरी था तो बताया। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, थियरी के पॉइंट, मतलब जो मैंने बताया था, जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, उसके बाद फिर अपन करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है ना, और कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो एज अ नोट करके लिख लो, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, इतना हूं मैं बस और कुछ नहीं। स्टेशनरी पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर f डैश x इक्वल्स टू 0, पहली बात, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट इज क्रिटिकल, क्योंकि इन दोनों पॉइंट में ना कंफ्यूजन होता है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। वो क्या करते हैं बच्चे लोग, स्टेशनरी को क्रिटिकल बोल देते हैं, क्रिटिकल को स्टेशनरी, मतलब या फिर बोलते हैं दोनों एक ही चीज है, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। पहले मैंने स्टेशनरी पॉइंट में क्या लिखा, स्टेशनरी पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर f डैश x इज 0, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर f डैश x इज ईदर 0 और अनडिफाइंड, मतलब वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है ना। इधर 0 और अनडिफाइंड दोनों जहां हो रहे हैं उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। स्टेशनरी पॉइंट में सिंपली हम ये देखेंगे f डैश x 0 कहां है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। क्या है पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, देखना सुनना समझना, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, ठीक है ना। क्या है कि इफ, देखना पहले लिख लो, इफ एन इनइक्वालिटी contains symmetrical expression
इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, अभी एक बार लिख लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स एंड इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा. इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स देन maybe this can be obtained if an equality contains symmetrical expression involving two variables, then maybe this can be obtained by fx at two distinct argument ठीक है ना, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इन्वॉल्व वेरिएबल्स, एंड देन मोनोटोनिसिटी ऑफ fx कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी. एंड देन अभी एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब. एंड देन पहले लिख लो, मोनोटोनिसिटी of fx can be used to introduce inequality. ठीक है, then maybe monotonicity of fx can be used to introduce inequality. इसको बोल क्या रहा है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. क्वेश्चन क्या है देखना. प्रूव दैट, हमारा क्वेश्चन कहां गया, या इट इज हियर. इफ लिखो एग्जाम्पल, और खुद ही रिलेट करो, मैंने जो नीचे लिखवाया ना पहले खुद से, फिर मैं बताऊंगा इसे. उसने बोला x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है. देन वी हैव टू प्रूव दैट x1 माइनस tan इनवर्स x1 is greater than x2 minus tan inverse x2. चलो रिलेट करो इसको नीचे वाले पॉइंट से. अब देखो, मैं एक एक लाइन रीड कर रहा हूं. इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, दिस इज इनइक्वालिटी. पहली बात तो क्योंकि ग्रेटर देन साइन दे रखा है, इनइक्वालिटी है, और इसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है. सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन मतलब एक ही जैसे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, बस नाम मतलब वेरिएबल का नाम अलग है, तो वही बोल रखा है. इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, सिमेट्रिकल क्यों, इधर भी x माइनस tan इनवर्स लिखा है, उधर भी x माइनस tan इनवर्स लिखा है, इन टू वेरिएबल्स x1 है और अदर x2 है. देन दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, वो लेगा बाय fx एट टू डिस्टिंक्ट आर्गुमेंट. तो मैं क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने fx को, मैंने बोला इफ fx इज इक्वल टू x माइनस tan इनवर्स x है, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, एट टू डिस्टिंक्ट आर्गुमेंट दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय fx एट टू डिस्टिंक्ट आर्गुमेंट. तो मतलब ये अगर मैंने fx माना तो ये मेरा x आर्गुमेंट x इज इक्वल टू x1 पे ये ऑब्टेन हो जाएगा, और ये मेरा x इज इक्वल टू x2 पे ऑब्टेन हो जाएगा. अब क्या करेंगे, उसने क्या बोला, देन मोनोटोनिसिटी ऑफ fx कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी. अब हम देखेंगे कि fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसने दे रखा है x1 ग्रेटर देन x2. अगर मान लो fx मेरा इंक्रीजिंग आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, fx1 ग्रेटर देन fx2, तो इस टाइप की चीज कुछ आ जाएगी. ठीक है, अगर मान लो f' नेगेटिव आया, तो मैं क्या बोलूंगा, x1 ग्रेटर देन x2 है, तो fx1 लेस देन fx2 होगा, तो fx1 ये आ जाएगा, लेस देन fx2 ये आ जाएगा. क्लियर है, 1 to 1 मैपिंग है इस स्टेटमेंट में और इस एग्जांपल में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली. अब तो सॉल्यूशन एक ही लाइन का बचा है. मैंने क्या किया, अब मुझे fx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पहचानना है, तो मैंने क्या किया, f' निकाला. दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अब एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी तुम इसको बोल सकते हो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट मान लो तुम्हें नहीं और थोड़ा एलसीएम लेके बोलना है, तो एलसीएम लेके बोल दो, तो दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तब ज्यादा बेटर रहेगा. तो दिख रहा है, न्यूमरेटर भी नॉन नेगेटिव है, नीचे भी नॉन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं होगा, कभी अनडिफाइंड टाइप की चीज भी नहीं होगी. तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब मेरे को पता चल गया कि मेरा f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है. अब फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब मैं ये चीज लिख करूंगा, देन मोनोटोनिसिटी ऑफ fx कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी. अब मैंने बोला फंक्शन इंक्रीजिंग है और दे रखा है कि x1 इज ग्रेटर देन x2.
दिस x1 ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज क्या होता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो fx1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, वही तो ये लिखा है। fx1 क्या हो जाएगा मेरा, x1 माइनस tan इनवर्स x1 ग्रेटर देन x2 माइनस tan इनवर्स x2, हैंस डन। ठीक है, तो समझ में आया 1 to 1 मैपिंग। ओके, चलो एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद चलो पॉज करो, हर एक स्टेटमेंट कॉपी होना चाहिए, हर एक लाइन टू लाइन। एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट क्या है देखना। मैंने बोला अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे प्रूव करने आ जाए कि प्रूव करो fx ग्रेटर देन gx, मान लो इफ क्वेश्चन कंटेन टू प्रूव, ऐसे लिख लो नोट के फॉर्म में, इफ क्वेश्चन कंटेन टू प्रूव, if question tells या फिर contains to prove fx greater than gx, मगर मान लो ये प्रूफ करने आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो इसके इक्विवेलेंटली मैं क्या प्रूफ कर दूं कि ये प्रूफ हो जाएगा। सुना मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में आता है कि प्रूफ करो fx इज ग्रेटर देन gx, तो मैं बोल रहा हूं इसके इक्विवेलेंट मैं क्या प्रूफ कर दूं कि मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए, डन हो जाए मेरा। तो मैंने बोला ये प्रूफ करना इज इक्विवेलेंट टू ऑफ कोर्स fx माइनस gx प्रूफ करना ग्रेटर देन 0। ये चीज और ये चीज सेम चीज लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है। मैंने बोला ये चीज प्रूफ करना है इज इक्विवेलेंट टू ये चीज प्रूफ करना है, ये तो पहली बात, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने क्या बोला कि अब मुझे ये चीज प्रूफ करना है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, तो एक मिनट के लिए मैंने इसको hx बोल दिया। अब मैं क्या प्रूफ कर दूं कि ये hx, अब खुद लिख ही दिया मैंने, खैर मतलब मैंने बोला ये चीज मुझे पॉजिटिव प्रूफ करनी है, तो मैं बोल रहा हूं दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग कि hx जो है ना, hx दैट इज fx माइनस gx, उसकी लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव प्रूफ कर दो, तो प्रूफ हो जाएगा कि दिस इज पॉजिटिव। तो लिख लो दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग दैट least value of fx minus gx is positive। है बहुत छोटा सा पॉइंट, बट फिर भी दिमाग में रखा तो जल्दी स्ट्राइक करेगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो प्रूफ करने आ जाए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब fx ग्रेटर देन gx, एक फंक्शन है fx, वो बोल रहा है कि gx से बड़ा है, तो हम क्या करें एक साइड लेके आए सबको, फिर हमने इसको एक फंक्शन माना, फिर मैं बोल रहा हूं कि उसको उसका लीस्ट वैल्यू निकालो और वो प्रूफ कर दो कि उसका लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो थियरी के लिए दैट्स इट इन दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स। ओके।